Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the post-Mauryan period and in the last video we did study of the Satvahana rulers. ठीक है ना, सातवाहना को हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने अलग अलग जो शासक थे उनको हमने देखा था। और आज का हमारा जो वीडियो होगा, आज सातवाहना का हमारा अंतिम वीडियो होगा, यानी दूसरा वीडियो या अंतिम वीडियो जो भी कह लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। हम रूलर्स को पढ़ चुके हैं सातवाहनों में और आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, धर्म, आर्किटेक्चर, स्थापत्य और लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि भाषा और साहित्य को देखना है। देखिए पिछले वीडियो में हमने सातवाहनों के रूलर्स को पढ़ा था। सिमुक कृष्ण सातकर्णी फर्स्ट, हाल या हाला गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, शिवश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, पुलवामी थर्ड, इनको हमने पढ़ लिया था। बेसिकली जब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में आए थे तो मैंने बताया था कि मौर्यों के बाद जब मौर्य साम्राज्य बिखरता है, टूटता है, तो दो तरह के उत्तराधिकारी आएंगे, दो सक्सेसर आएंगे। एक नेटिव सक्सेसर जो इसी देश से उभरेंगे, नेटिव सक्सेसर यानी कि देशी उत्तराधिकारी, और कुछ उत्तराधिकारी आएंगे जो फॉरेन से आएंगे, विदेश से आएंगे, सेंट्रल एशिया से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, उनमें होंगे इंडो ग्रीक बैक्ट्रिया के। ये बैक्ट्रिया देखिए मैंने बताया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईरान और कुछ लेगा ये सेंट्रल एशिया का, इसी को बैक्ट्रिया कहा जाता था। तो बैक्ट्रिया, इंडो ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया, ये इधर से आए थे सेंट्रल एशिया से। उसी तरह से सीथियंस भी सेंट्रल एशिया से आए थे इधर से। फिर पर्थियंस, पहलो जिनको कहते थे, सीथियंस को शक कहते थे, शक, और पर्थियंस को हिंदी में पहलो जो कौन थे भाई सीथियंस? देखिए ये से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से ईरान लगा हुआ है, तो ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट उसको कहते थे, उत्तरी जो हिस्सा है उसको उस समय पर्थिया कहते थे। तो वहां के रहने वाले जो हो गए वो पहलो या पर्थियंस हो गए। उसके बाद लास्ट में कुषाण आए और इस डायनेस्टी के महान शासक हुए कनिष्क। ये सब सेंट्रल एशिया से आए। तो सबसे पहले जो विदेशी सक्सेसर थे उनमें इंडो ग्रीक आए, बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक, ठीक है। उसके बाद सीथियंस आए, शक आए, यानी कि उसके बाद पर्थियंस आए। पहलो पर्थियंस कौन थे? तो पर्थियंस नॉर्दर्न ईरान में रहने वाले लोग थे, ठीक है। और कुषाण, कनिष्क ये आए, ये भी सेंट्रल एशिया से आए, सब मध्य एशिया से आते हैं, यानी उत्तर पश्चिम से भारत की ओर से आते हैं। तो ये विदेशी सक्सेसर थे। और देशी सक्सेसर में पहले शून्य, फिर कान्व और फिर सातवाहन। तो शुंग डायनेस्टी यहां पर शुरुआत होगी जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग, और यहां पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। फिर यहीं पे कण्व डायनेस्टी भी आ जाएगी और फिर दक्षिण में सातवाहनों का ओरिजिन होगा, ठीक है। इनका बेसिकली ओरिजिन सातवाहनों का ओरिजिन जो है वो ओरिजिन तो दक्षिण है, लेकिन जब ये आएंगे सत्ता में तो ये कण्वों को यहां पे हराकर, सेंट्रल इंडिया में कण्वों को हरा कर आएंगे। हालांकि इनका मुख्य जो क्षेत्र होगा ये साउथ इंडिया ही होगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया में भी ये इनका सत्ता स्थापित करते हैं ये सेंट्रल इंडिया से, ठीक है। तो सातवाहन का एक तरह से सेंट्रल इंडिया से स्थापित तो करेंगे, लेकिन बहुत छोटा हो गया है, कण्व डायनेस्टी ऐसा माना जाता है उस समय। तो इनका बेसिकली साउथ में डोमिनेंस होगा। तो सातवाहन यहां होंगे। पहले यहां पर शुंग, यहीं पे कान्वा, और यहीं से कान्वों को हराकर अपनी सत्ता की शुरुआत करेंगे सातवाहन, जिनका डोमिनेंस होगा दक्षिण में। तो यही सातवाहन थे जिसको हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और हमने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि दो पार्ट में देखेंगे। एक बार हम रूलर्स को देखेंगे, शासकों को देखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इन पॉइंट्स को, प्रशासन को, धर्म को, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य को, और लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी साहित्य और भाषा और साहित्य को। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। रूलर्स हमने ये पढ़ लिए हैं, सिमुक कृष्ण सातकर्णी, हाल गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सबसे महान शासक थे सातवाहन वंश के, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी शिव श्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, पुलवामी थर्ड। लेकिन ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक हम पहुंचे कैसे? एक बार हम कोशिश करते हैं कि हम लिंक बनाएं, ठीक है। कोशिश करें। सबसे पहले हमने पाषाण काल को पढ़ा था, स्टोन एज को। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास जो सभ्यता डेवलप हुई उसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और यही फर्स्ट अर्बेनाइजेशन का फेज था, यानी प्रथम नगरीकरण का फेज था। और ये शुरू हुआ इंडस नदी यानी सिंधु नदी के सहारे। एग्जाम में आता है कि प्रथम नगरीकरण कब हुआ। और
किस नदी के सहारे हुआ प्रथम नगरीकरण, ठीक है, ये आता है। उसके बाद हम वैदिक पीरियड में पहुंच गए। ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, दो फेज में था। ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 बीसी, लेटर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी। हाँ, यही पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल है। और ये इसमें एक वेद सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, इसमें तीनों वेद जो ऋग्वेद के अलावे हैं, हाँ, सामवेद, अथर्ववेद और एक और वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद इधर और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस पीरियड में लिखे गए, ठीक है। ये सिंपल पीरियड था। यहाँ पर जो था, यहाँ पर कर्मकांड, सैक्रिफाइसेस, ब्राह्मणों का वर्चस्व, ये सब बढ़ जाएगा, ठीक है, सुपरस्टिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते थे 6th सेंचुरी बीसी में, और 6th सेंचुरी बीसी में महान परिवर्तनों का काल है, ठीक है, क्योंकि इसी समय 16 महाजनपद दिखाई देंगे। कहां पे? इस पूरे क्षेत्र में 16 महाजनपद आपको दिखाई देंगे, जिसमें मगध, यहां से मगध सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आएगा, ठीक है, सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आएगा मगध। और यहीं से मौर्य साम्राज्य, पहले 2-3 डायनेस्टी बनेंगे, हर्यक डायनेस्टी, फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके बीच में एक फॉरेन इन्वेजन भी होगा, 2 फॉरेन इन्वेजन होंगे, वो भी हम अभी एक बार सीक्वेंस में देख लेंगे, ठीक है। यही वो समय है जब द्वितीय नगरीकरण का फेज है, सेकंड अर्बनाइजेशन का, और ये शुरू होता है गंगा नदी के सहारे। पहला अर्बनाइजेशन सिंधु नदी यानी इंडस नदी के सहारे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन गंगा नदी के सहारे। यही वो पीरियड है जिसे रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं, यानी धार्मिक आंदोलन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व बढ़ गया है, जो यहाँ पर कर्मकांड, सैक्रिफाइसेस, बलि बढ़ गया है, तो ब्राह्मणों के खिलाफ ये कई धर्म उभर के आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से बुद्धिज्म और जैनिज्म यहां देखा जाएगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म को। तो ये हमने पढ़ लिया था सारा। और इसी पीरियड को, चूंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म यहां आते हैं और बुद्धिज्म इस समय का है 6th सेंचुरी बीसी का, तो इसको हम बुद्ध का पीरियड भी कहते हैं, बुद्धा पीरियड, ठीक है। उसके बाद देखिए 6th सेंचुरी बीसी के बाद और मौर्यंस, यहीं पे आपको मगध जो है सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा। हाँ, इट एमर्ज्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ 16 महाजनपद। और ये अपने खुद में मगध अपने में कई महाजनपदों को समेट लेगा, जैसे कौशल महाजनपद, काशी, अंग, वत्स, ठीक है, अवंती, सबको समेट लेगा। तो यहीं पे कई डायनेस्टी बनेंगे, मैंने बताया, हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद को हराकर और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे 322 बीसी में। लेकिन 6th सेंचुरी के इन दोनों घटनाओं के बीच एक दो घटना और है। पहली बार फॉरेन इन्वेजन देखा जाएगा, बाहरी आक्रमण देखा जाएगा। भारत में पहला आक्रमण होगा ईरानी आक्रमण, जो 516 बीसी में होगा, 516 बीसी में, और ये होगा दारा फर्स्ट यानी कि डेरियस फर्स्ट का। और दूसरा आक्रमण यूनानी यानी ग्रीक आक्रमण होगा, अलेक्जेंडर या सिकंदर का, जो 326 बीसी में होगा। और ये होता है धनानंद के ही समय, ये धनानंद या घनानंद के समय ही होता है। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता सिकंदर और वापस लौट जाता है। और धनानंद के समय ये आक्रमण होता है। इसी धनानंद को हराएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य डायनेस्टी की यहां पर शुरुआत होगी। 2-3 महत्वपूर्ण शासक थे। सबसे पहले जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको हमने देखा था। उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद हमने देखा था अशोका द ग्रेट को। और उसके बाद मैंने बताया कि मौर्य साम्राज्य फिर बिखरेगा। 185 बीसी में अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा। कौन? बृहद्रथ की हत्या करेगा ये पुष्यमित्र शुंग, और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक तरफ तो नेटिव शुंग जो है नेटिव है, यहीं से भारतीय ताकत है, ये उभर के आएंगे शुंग, फिर कानवा, फिर सातवाहन, और कुछ फॉरेनर्स जो है इंडो ग्रीक, सिथियंस, पर्थियंस और कुषाण, ये था। तो इस तरह से ये स्टैब्लिशमेंट होगा भारत में। हाँ, और देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये था कौन सा? ये शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक पीरियड आते आते ये देहाती सभ्यता हो गई। और यहां से समझिएगा, ये जन थे। जन में यहाँ लैंड के लिए लड़ाई नहीं होती है, यहाँ पशुओं के लिए लड़ाई होती है, गायों के लिए लड़ाई होती है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये ट्राइबल ग्रुप है जन, मैंने बता दिया था, ये कबीलाई ग्रुप है, कबीलाई समाज है उस समय। और जैसे आर्यों का ग्रुप था भरत, यदु, पुरु, हाँ, या अनार्यों का ग्रुप था
पख्त, भलानस, ये सब कबीलाई समाज थे, कबीलाई ग्रुप थे और इसमें कबीले के लोग रहा करते थे और इसमें पशुओं पे ज्यादा महत्व दिया जाता था, खासकर गायों को। और उस समय कहा जाता था कि वार्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउस, गायों के लिए लड़ाई होती थी, लैंड के लिए लड़ाई नहीं थी। तो यहाँ पर इसीलिए राजा को एक तो जन का मुखिया है जो जनों की रक्षा कर रहा है, जो जन वहां पे है, और उस ट्राइबल ग्रुप को जन ही कहा जाता है। ऐसे भरत एक कबीला हो गया तो भरत जन हो गया, यदु एक दूसरा कबीला हो गया तो यदु जन हो गया, ठीक है। तो इसके जो मुखिया है, राजा है, इसको जनस से गोपा या फिर गोपति कहा जाता था। क्यों? क्योंकि गायों की रक्षा के लिए यहाँ पर लड़ाई होती थी और राजा की जिम्मेदारी होती थी गायों की रक्षा और इस कबीले में जो लोग रह रहे हैं उनकी रक्षा। यहाँ पर जन है लेकिन यहाँ पर विस्तार होता है और लैंड के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। जन और जन आपस में लड़ाई करेंगे, अपना विस्तार करेंगे और जनपद बनना शुरू हो जाएगा। तब यहाँ से अब जनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हमने देखा महाजनपद और इस तरह से 16 महाजनपद दिखाई देंगे। फिर मगध अपने में कई महाजनपदों को समेटेगा और यहां से देखिए जनपद और महाजनपद, फिर मगध कई महाजनपदों को समेटेगा और फिर राज्य का स्वरूप आएगा जहां पे हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदजैन डायनेस्टी जैसी डायनेस्टीज देखने को मिलेगी यहाँ पर मगध में, ठीक है। और उसके बाद मगध के अंतिम शासक, नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक मतलब नंद डायनेस्टी, मगध में जो मौर्य साम्राज्य के पहले जो डायनेस्टीज उभर के आई, पहला हर्यक डायनेस्टी, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी और तीसरा नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद को हराकर यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाएगी। बीच में ये दुर्घटना हुई थी, ये मैंने बता दिया। और मौर्य साम्राज्य जब बिखरेगा तो उत्तर मौर्य काल या पोस्ट मौर्यन पीरियड में ये चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। मौर्यों के डाउनफॉल पे देशी ताकतें और विदेशी ताकतें उभर के आएंगी। तो हमने पहले शुरू किया था जब पोस्ट मौर्यन पीरियड, तो धीरे धीरे इनको देखा था, फिर इनको देखा था। पिछले वीडियो में हमने सातवाहन देखा था। इस पिछले वीडियो में सातवाहनों को भी हमने कहा था कि 2 पार्ट में देखेंगे, पहले इसके रूलर्स को, फिर हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। ये हम देख चुके हैं और अब हम ये देखने वाले हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके अलग अलग पॉइंट्स को। जैसे सातवाहनों के हम प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, फिर थोड़ा रिलीजन की बात कर लेंगे, धर्म की बात कर लेंगे, उस समय के स्थापत्य की थोड़ी बात कर लेंगे, आर्किटेक्चर की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर, बेसिकली आर्किटेक्चर का रिलेशन यहाँ धर्म से होगा और लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि भाषा और साहित्य की भी बात करेंगे। तो एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बाद में भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट। देखिए ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने इसको पहले नहीं पढ़ा। जब मैं पार्ट 1 में मतलब सातवाहन डायनेस्टी जहां पढ़ा था हमने शुरुआत पिछले वीडियो में, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें ये होंगी, लेकिन यहाँ एक सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, प्रशासन की जहां तक बात है, तो प्रशासन के शीर्ष पे कौन होता है भाई? राजा होता है, किंग होता है, एम्पेरर होता है। और यहां क्या कर रहा है एम्पेरर? देखिए ही represents himself as mythical heroes like रामा, कृष्णा, अर्जुना, भीम, ठीक है ना, इस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम तुलना करें, देखिए मौर्यंस की तुलना करें तो मौर्यंस को देखें तो वहां पर अशोक जो है अपने आप को डियर टू गॉड कहता है। हाँ, अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग अपने आप को डियर टू गॉड कहता है। हाँ, वो कहता है अपने आप को ये देवना पिया, हाँ देवना पिया यानी कि देवताओं का प्रिय, ठीक है। जब आप आते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में तो वहां आप 2 पार्ट में पोस्ट मौर्यन पीरियड को देखते हैं। एक तो देखते हैं कि विदेशी सक्सेसर आते हैं मौर्यों के, यानी कि विदेशी उत्तराधिकारी आते हैं जो कि उत्तर पश्चिम से आते हैं, और एक देशी होते हैं। तो उत्तर पश्चिम से जो आए, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से मैंने बताया था, तो वहां पर आपने देखा होगा कि इंडो ग्रीक आए, इंडो ग्रीक ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद सीथियंस आए यानी शक आए, फिर आए पर्थियंस आए, पर्थिया कहते थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईरान को, ठीक है, पर्थियंस आए, और पर्थियंस के बाद कुषाण आए। तो बाकी 3 जो थे उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन जो कुषाण आए थे, ये सब जो चारों आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना।
तो जो कुषाण है सबसे लास्ट में मध्य एशिया से, कनिष्क जिसका महान शासक हुआ, तो कुषाण शासक खुद को कहते थे देवपुत्र, सन ऑफ गॉड। अब देखिएगा अंतर देखिएगा, अशोक कहता है डियर टू गॉड, देवना प्रिय या देवना प्रिय, वो मौर्यन पीरियड की बात है। उत्तर मौर्य पीरियड में जब हम सेंट्रल एशियन रूलर्स को देखते हैं तो कुषाण पीरियड में जब आते हैं तो कुषाण अपने आप को कहते हैं देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, हाँ, डियर टू गॉड अशोक, मौर्यन पीरियड। फिर सेंट्रल एशियन रूलर है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, उसमें कुषाण कहते हैं देवपुत्र, यहां पुत्र हो गए, हाँ ठीक है ना, सन ऑफ गॉड्स। अब यहां पे देखिएगा वो तो विदेशी सक्सेसर है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब देशी सक्सेसरों में आते हैं और सातवाहनों को आप देखते हैं तो यहां पर सातवाहन क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप को मिथिकल हीरो की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर राम और कृष्ण को हम देवता मान में ली तो अर्जुन और भीम, ठीक है, तो इस सबको मिथिकल हीरोज हैं एक तरह से, तो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अशोक के समय देवनाम प्रिय है, हाँ देवनाम प्रिय है राजा, ठीक है, एम्पेरर क्या है, देवताओं का प्रिय है। कुषाणों के समय पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, वो हो जाता है सन ऑफ गॉड्स, देवपुत्र हो जाता है। और यहां इनको कंपेयर किया जाता है, राजा को, एम्पेरर को, मिथिकल हीरोज से। और ये मिथिकल हीरोज राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, अर्जुन हो सकते हैं, भीम हो सकते हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी के बारे में मैंने पढ़ाया भी था पिछले वीडियो में, और मैंने बताया था कि वो अपने आप को कंपेयर करता था इनसे, ठीक है। तो एक तो किंग के बारे में होगी बात। अब देखिए यहां पर ऑफिशियल्स जो है, अधिकारी जो है, देखिए मौर्यन पीरियड में भी ऑफिशियल्स जो थे उनको अमात्य और महामात्य कहा जाता था। तो यहां आपको सिमिलरिटी मिल रही है, मौर्यन पीरियड में अमात्य और महामात्य कहा जाता है था। तो आप सातवाहनों के पीरियड में, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब सातवाहन आते हैं तो वहां भी ऑफिशियल को अमात्य और महामात्य कहा जाता है। तो मौर्यन से यहां पर सिमिलरिटी है। अब यहां पर देखिएगा कि एक सिमिलरिटी और है, मैं यहां पर बताऊंगा आपको। सेनापति जो है ये प्रोविंशियल गवर्नर भी होता है कई जगह पे, क्यों, यानी कि कमांडर इन चीफ जो है, जो सेना को देखता है, सेना का चीफ है, वो प्रोविंशियल गवर्नर भी बना दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता था कि सातवाहन पीरियड में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डकन्स में कई ऐसे हिस्से थे जहां पे दक्षिण में, जहां पे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो पूरी तरह से वो ब्राह्मणाइज नहीं हो पाए थे। कौन थे सातवाहन? सातवाहन ब्राह्मण थे। लेकिन जिन जगहों पे जो ट्राइबल कुछ ग्रुप थे और वो पूरी तरह से ब्राह्मणाइज नहीं हो पाए, वहां पे सेनापति को प्रोविंशियल गवर्नर बना दिया जाता था ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके और कोशिश की जा सके कि वो पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सातवाहन बेसिकली ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, सेनापति प्रोविंशियल गवर्नर होता था। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी गांव का जो प्रशासन है, हाँ, वो कौन देखता था? गौलमिका। देखिए गौलमिका यहां पे आप लिख सकते हैं, गौलमिका। अगर हम हिंदी में कहें तो यहां पे मैं लिख देता हूं गौलमिका, ठीक है, ये गौलमिका। अब गौलमिका कौन होता था? ये भी हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट, किसी मिलिट्री रेजिमेंट का हेड होता था ये गौलमिका। तो ये आपको ध्यान रखना है, गौलमिका जो है आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये गौलमिका क्या था भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको आपको बार बार ध्यान से देखना है, गौलमिका। और ये कौन होता था? हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, गांव का जो प्रशासन होता था, वो गौलमिका के अंडर में होता था। और गौलमिका ये मुखिया होता था, प्रमुख होता था मिलिट्री रेजिमेंट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मिलिट्री कैंप्स, ठीक है ना, मिलिट्री कैंप्स होते थे, इनको मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट्स, इनको देखिए सातवाहन के पीरियड में या तो काटका कहा जाता था, काटका, या कई जगह पे स्कंदवरा। काटका और स्कंदवरा, सवाल बनता है यहां से कि मिलिट्री सेटलमेंट्स को क्या कहते थे, ठीक है। तो कहीं काटका कहा जाता था, कहीं स्कंदवरा कहा जाता था मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो महत्वपूर्ण बातें ये भी आपको समझना है और ये तो आपको समझना ही है, ये आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों।
यहां पर भी ध्यान रखना है कि इनके जो ऑफिशियल्स थे वो मौर्यों की तरह अमात्य और महामात्य कहे जाते थे। और यहां पर भी देखिए, ये भी डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट को यानी जिले को आहार कहा जाता था, और यहां भी सिमिलरिटी मिलती है, मौर्यंस के समय भी डिस्ट्रिक्ट को आहार कहा जाता था। समझ गए? मौर्यंस के समय भी डिस्ट्रिक्ट को यानी जिले को आहार कहा जाता था। ठीक है, तो यहां भी सिमिलरिटी है और यहां भी सिमिलरिटी है। आप यहां पे आप लिख सकते हैं, ये मौर्यंस के समय भी और इसे भी मौर्यंस के समय भी ये डिस्ट्रिक्ट जो होता था, मौर्य आप ना भी लिखे तो ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट जो होता था मौर्यों के समय भी आहार कहा जाता था जिले को, और ऑफिसियल्स को अमात्य कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, ये आ सकता है। ठीक है, ये भी आ सकता है। देखिए, सवाल कई बार जो नहीं आया है उस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि मौर्यों के समय और सातवाहनों के समय, सवाल सुनिए, मौर्यों के समय और सातवाहनों के समय जिले को क्या कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था। तो ये ऑप्शन अगर आता है आहार, तो आप आहार लगाएंगे, या सिमिलरिटी बना के कुछ दे सकता है कि मौर्यों के जिले और सातवाहनों के जिले में क्या समानताएं थी, तो बताएगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा कहीं ना कहीं कि दोनों को डिस्ट्रिक्ट, दोनों साम्राज्यों में, या दोनों जब शासन था, सातवाहनों का शासन या मौर्यों के शासन में डिस्ट्रिक्ट को आहार कहा जाता था, ये समानता थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और रिलीजन को देखते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ब्राह्मण थे सातवाहन, हाँ, पहले पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में समझिए कि सातवाहन ब्राह्मण थे। इसलिए ब्राह्मण थे तो वो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करते थे। वैदिक पीरियड में क्या था, हाँ, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इसलिए वैदिक रिचुअल्स को ज्यादा फॉलो किया जाता था। यहां भी वैदिक रिचुअल्स को फॉलो किया जाएगा, कर्मकांड होगा, सैक्रिफाइसेस होगा, बलि होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा, राजसूय यज्ञ होगा। ठीक है, मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में। ठीक है, ये कुछ राजाओं ने किया अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अब वर्शिप, आपको ब्राह्मण थे तो वैष्णव को भी मानते थे, कुछ लोग वैष्णव गॉड्स इनके भी थे, जैसे कृष्ण थे, वासुदेव थे, ये वैष्णव गॉड्स की भी पूजा करते थे। ठीक है, अच्छा, बुद्धिज्म वाज प्रमोटेड। इस समय सातवाहनों के समय बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया, बौद्ध धर्म को भी प्रमोट किया गया। और देखिए कैसे प्रमोट किया गया, लैंड ग्रांट किए गए, ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में, सातवाहन पार्ट 1 में वाले वीडियो में। इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स को किया गया लैंड ग्रांट, फ्री लैंड ग्रांट, लैंड तो फ्री ग्रांट होता है, तो लैंड ग्रांट किया गया, दिया गया। तो इस तरह से बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया। अब जैसे एक शासक थे शातकर्णी प्रथम, उनकी वाइफ थी नयनिका या नागरिका, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और सातकर्णी प्रथम की वाइफ थी। ठीक है, और इनका एक अभिलेख है, अमीय या अगीय वंश से थी, नाना घाट अभिलेख इनका, नाना घाट इंस्क्रिप्शन इनका है, अभिलेख है, जिसमें बौद्धियों को भूमि दान जो दिया गया है उसका प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो बौद्धियों को भूमि दान दिए जाने का प्रथम साक्ष्य कहां पे मिलता है, नाना घाट अभिलेख, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और वो अभिलेख नाना घाट किसका है, सातकर्णी प्रथम की वाइफ नयनिका या नागरिका, नगारिका, नयनिका, नागरिका, इस तरह का नाम आएगा, और ये अमीय या अगीय वंश की थी। कौन सा अभिलेख था, नाना घाट अभिलेख, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्किटेक्चर या स्थापत्य की बात करें, चैत्य दिखाई देगा आपको, सातवाहनों के समय चैत्य की बात होगी। चैत्य होते क्या थे, तो सातवाहनों के समय चैत्य यानी बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखाई देगा आपको। चैत्य किसको कहते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स को। ठीक है, सेक्रेड श्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, मोनेस्ट्री या विहार, ये रेजिडेंस होता है जहां बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। विहारा या विहारा आप लिख सकते हैं, विहारा इंग्लिश में, विहार हिंदी में विहारा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। मोनेस्ट्री आप अभी भी देखते हैं, बहुत सारे मोनेस्ट्री देखेंगे, विहार होता है। ठीक है, और उस समय क्या होता है, देखिए जनरली चैत्य बुद्धिस्ट टेम्पल जहां होंगे ना, जनरली मोनेस्ट्री वहीं पे होगी, क्योंकि ये रेजिडेंस होता था बुद्धिस्ट मॉन्क का, और बगल में रहेंगे वो, और यहां जाएंगे अपने वर्शिप के लिए, पूजा के लिए। तो ये देखेंगे, जो भी अपना उनको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन जो भी करना होगा, यहाँ पे टेम्पल है और बगल में ही इनका विहार या
रेजिडेंस होगा। ठीक है, उसके बाद स्तूप भी देखने के लिए आएगा। तो स्तूप होता क्या था? लार्ज राउंड कंस्ट्रक्शन ओवर द रेलिक ऑफ बुद्धा। देखिए, स्तूप जब बनाया बुद्ध के मरने के बाद उनके जो अवशेष बचे थे, ठीक है, अस्थियां थी, अवशेष थे, अवशेष में कपड़े भी हो सकते हैं, बाल भी हो सकता है, अस्थियां भी हो सकते हैं, जो भी है, राख हो सकता है, जो भी हो। तो मैंने बताया भी था कि उनके अवशेषों पर बहुत सारे स्तूप बनाए गए। तो स्तूप का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। ठीक है, स्तूप का कंस्ट्रक्शन, अब इसमें तोरण होंगे, द्वार होगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। तो वो तो हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे, या किसी दिन मैं स्तूप पे अलग से वीडियो बना दूंगा तो वो आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल हमें ये जानना है कि आर्किटेक्चर जो था, वो आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा चैत्य का, यानी बुद्धिस्ट टेम्पल का। उस समय मोनेस्ट्री और विहार थे और स्तूप थे। स्तूप होते क्या है? इसी तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, राउंड होगा, ऊपर से लार्ज राउंड कंस्ट्रक्शन होगा फ्रॉम टॉप, ठीक है, ऊपर से, और आपको इसमें दरवाजे और इसको तोरण कहा जाता था, और भी पार्ट्स हैं, तो वो मैं कभी बता दूंगा। तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है, चैत्य, मोनेस्ट्री और स्तूप। अब देखिए ऑफिशियल आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य। ठीक है, तो भाषा और साहित्य में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑफिशियल भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज सातवाहनों का क्या था? तो प्राकृत। ठीक है, उसके बाद लिपि यानी स्क्रिप्ट क्या थी? तो ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, स्क्रिप्ट ब्राह्मी, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई, हाँ, जिसमें गाथा सप्तशती। ठीक है, देखिए गाथा सप्तशती, यहां पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, गाथा सप्तशती। ये लिखा था सातवाहन किंग हाल ने या हाला ने। ठीक है, ये ऑथर थे इसके, और ये लैंग्वेज इसका क्या था? प्राकृत लैंग्वेज था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बुक, इस बुक का ऑथर कौन था, ठीक है, और किस लैंग्वेज में लिखा गया, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, गाथा सप्तशती। ये प्राकृत, हाल जो थे, ये हाला जो थे, ये स्कॉलर थे, विद्वान थे, किसके? प्राकृत के। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। उसके बाद एक दूसरी किताब लिखी गई है, बृहत कथा। ठीक है, बृहत कथा। अब बृहत कथा के ऑथर कौन है? तो गुणाढ़। गुणाढ़, देखिए ध्यान दीजिएगा, बृहत कथा के ऑथर गुणाढ़। ये इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी भी लैंग्वेज क्या है? प्राकृत, यानी प्राकृत का महत्व था। ठीक है, एक और किताब लिखी गई कातंत्र, जो कि संस्कृत में लिखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध है हाला से भी। ठीक है, ये देखिए ऑथर इसके कौन है? सर्ववर्मन। देखिए सर्ववर्मन जो थे, इनको संस्कृत सिखाते थे हाला को। और क्यों सिखाते थे? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हाला है, इनकी शादी श्रीलंका की राजकुमारी प्रिंसेस से हुई थी, जिनका नाम था मलय या मलयवती, मलयवती या लीलावती, ये नाम था। कहीं मलयवती मिलेगा, कहीं लीलावती मिलेगा। तो वो जो थी, वो संस्कृत की स्कॉलर थी, महान विद्वान थी वो। ठीक है, संस्कृत की। तो उनसे कन्वर्सेशन के लिए इनको संस्कृत सीखना पड़ा था, और इसके लिए उन्होंने अपॉइंट किसको किया था? इन्होंने सर्ववर्मन को अपॉइंट किया था, हाँ, संस्कृत सीखने के लिए। ठीक है, किसने? हाला ने। तो सर्ववर्मन इनके एक तरह से टीचर भी थे संस्कृत के। तो सर्ववर्मन ने संस्कृत में ये बुक लिखी, कातंत्र। तो ये आपको ध्यान देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये बिल्कुल ध्यान देना होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज सवाल पूछा जा सकता है। हाँ, प्राकृत था सातवाहनों का, ये बुक्स जो हैं इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। स्क्रिप्ट क्या थी? तो ब्राह्मणी थी, ये भी सवाल बनता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किन मैथिकल हीरोज को रिप्रेजेंट करते थे, तो आपका जवाब होगा राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम जैसे मैथिकल हीरोज को। ऑफिसियल्स जो थे उनको क्या कहा जाता था? तो अमात्य और महामात्य। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नर, सेनापति को क्या बनाया जा सकता था, या सेनापति कमांडर इन चीफ होने के साथ साथ और क्या हो सकता था? तो प्रोविंशियल गवर्नर यानी प्रांतीय राज्यपाल। हाँ, गौलमिका क्या था? अगर आपसे पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे गौलमिका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। हाँ, जो गांव का जो प्रशासन है उसका प्रमुख होता था। और ये होता कौन था? तो हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट, किसी मिलिट्री रेजिमेंट का हेड होता था। उस समय काटका या स्कंधवरा मिलिट्री कैंप्स और सेटलमेंट्स को बोलते थे। और डिस्ट्रिक्ट जो थे, डिस्ट्रिक्ट को यानी जिले को आहार बोला जाता था। और यही देखिए, डिस्ट्रिक्ट
को आहार बोला जाता था। और मौर्यों के समय भी, मौर्यन डायनेस्टी के समय भी, मौर्यन एम्पायर के समय भी डिस्ट्रिक्ट को यानी जिले को आहार बोला जाता था। और मौर्यन डायनेस्टी के समय भी ऑफिशियल्स जो होते थे उनको अमात्य या महामात्य कहा जाता था रैंक के अनुसार। तो ये समानता है दोनों मौर्यन से, ठीक है। चलिए आगे, अब हमने इसको भी देख लिया था। ब्राह्मण थे कौन? सातवाहन ब्राह्मण थे, इसलिए वैदिक रिचुअल्स करते थे ये, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सेक्रीफाइसेस, कर्मकांड, बलि, सारे सेक्रीफाइस का मतलब बलि होता है, ठीक है। तो ये सब, उसके अलावा पूजा कृष्ण और वसुदेव की भी होती थी, ठीक है। बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया क्योंकि लैंड ग्रांट किए गए, भूमि दान किए गए, किसमें? बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। और भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मिलता है नानाघाट अभिलेख में। और नानाघाट अभिलेख किसका है? सातकर्णी प्रथम शासक हुआ करते थे सातवाहनों के। उनकी वाइफ थी कौन? नयनिका या नागरिका, जो कि अमीय या अगीय वंश की थी। उनका नानाघाट अभिलेख था, उसमें बौद्धों को जमीन दान करने का प्रथम साक्ष्य है, ठीक है। आर्किटेक्चर में चैत्य, मोनेस्ट्री और स्तूप को आप देखेंगे। और यहां तो आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था सातवाहनों का, तो प्राकृत। स्क्रिप्ट क्या था? ब्राह्मणी। कुछ किताब के बारे में पूछ लिया जाए कि सप्तशती का ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो आप कहेंगे हाला या हाल। और ये लिखा किस लैंग्वेज में गया? तो प्राकृत में। बृहद कथा के रचनाकार, तो इसके रचनाकार गुणाढ़ है, ये भी लिखा गया किसमें? प्राकृत में। कातंत्र संस्कृत में लिखा गया और इसके ऑथर है सर्ववर्मन, जो कि हाला के ही गुरु थे संस्कृत के। तो आप चाहें तो एक बार फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.